नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर अर्थात मुगल साम्राज्य। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में समझेंगे कि कैसे भारत में मुगल साम्राज्य का आगमन हुआ, ठीक है, उसका संस्थापक कौन था, ठीक है, और उसका जो साम्राज्य है कहां से कहां तक चला, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या? मुगल एम्पायर, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था, संस्थापक मतलब जो यहाँ पे उसको स्टैब्लिश किया, ठीक है ना, जो अपना डायनेस्टी का, मुगल डायनेस्टी का जो यहाँ पे भारत में स्टैब्लिशमेंट किया, वो कौन था? बाबर था, ठीक है ना। देखिए, आज इसके बारे में, बाबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ, पूरा नाम क्या है, उसका मृत्यु क्या कब हुआ, ठीक है, वो कौन कौन सा युद्ध जीता, ठीक है ना। आज सब डिस्कस हम लोग इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बाबर जो था कहाँ का शासक था? बाबर जो था तुर्किस्तान का शासक था, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले ये समझिए, बाबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 23 फरवरी 1483 ईस्वी को। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उसमें उनमें वो ये थोड़ा सा मतभेद है उनके जन्म को लेके, ठीक है ना। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो 23 फरवरी के ना होके कब हुआ था? 14 फरवरी को हुआ था, ठीक है ना। तो कहीं आपको मिल जाएगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बाबर का जो पूरा नाम था, पूरा नाम इसका था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। देखिए, ये बाबर का जो जन्म स्थान था, बर्थ प्लेस, वो कहाँ था? फरगान घाटी। ये फरगान घाटी आज के तुर्किस्तान में है, ठीक है ना। तुर्किस्तान पहले जो ये क्या है? सोवियत जो रूस था उसका शायद ये टूटा हुआ भाग है, ठीक है ना, माने अलग हो गया भाग है। इनके माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम था। क्या था? कुतलुग निगार खानम। बाबर की ये माता का नाम था और ये पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, ठीक है। मिर्जा ये लोग का टाइटल था जी पहले, ठीक है, समझ में आया। ये क्या था? उनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। मिर्जा वो सबका क्या था? टाइटल था। देखिए, बाबर की जो पत्नी थी वो कुल 11 पत्नी थी, ठीक है ना। 14 फरवरी के दिन जन्म लिया, पूरा रोमांटिक आदमी था, ठीक है। 11 को शादी कर लिया जी, ठीक है। और उसके कुल जो है बेटा बेटी को जो संख्या था वो कितना था? 20 था, है ना। पहले तो हमारे योगी जी थे नहीं कि फैमिली प्लानिंग वाला, इनको प्लान बताते कि 2 या 3 से ज्यादा रहेगा तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है ना। तो हमारे योगी जी रहते ना तो ना 11 को शादी करने देते और ना इनका से 20 को बच्चा होता, ठीक है ना। खैर छोड़िए। देखिए, ये जो है सबसे बड़ा जो बेटा था बाबर का, सबसे बड़ा बेटा जो था बाबर का वो क्या था? सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। कौन था? हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था और यही उसका उत्तराधिकारी, अपना जो साम्राज्य का जो मतलब उसके बाद जो आएगा, ठीक है ना, मतलब बाबर के बाद जो साम्राज्य का जो क्या करेगा? देख रेख करेगा, यानी कि जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा? हुमायूं बनेगा, ठीक है ना। ये बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है ना। उसकी कुल पत्नी कितना थी? 11 और उनसे कुल बच्चे कितना थे? 20, ठीक है ना। पॉपुलेशन तो पहले ही से लोग बढ़ाई ले हैं, आज कह रहे हैं पॉपुलेशन कम करो, पॉपुलेशन कम करो, कहां से होगा जी बताइए, ठीक है। सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं था। देखिए, बाबर की जो मृत्यु हो गई कब हो गई? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। ये तो हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्वेश्चन, ठीक है ना, कि इसका बर्थ कब हुआ, जन्म स्थान का फरगाना घाटी तुर्किस्तान, माता का नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, पत्नी की संख्या 11, बेटा बेटी के कुल संख्या 20 और मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। ये तो हो गया एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानिए कि बाबर था कौन, ठीक है ना, और वह कैसे, मतलब किन परिस्थितियों में, ठीक है ना, वो भारत की ओर बढ़ा, ठीक है ना, मतलब भारत पर आक्रमण किया और उसे कैसे जीता, इसमें मतलब वो कहां तक सक्षम था और भारत में उसको बुलाने में किन किन राजाओं ने साथ दिया उनका, ठीक है ना, ये इसके बारे में जानेंगे। देखिए, बाबर जो वंशज था, ठीक है, वो पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंश था, ठीक है। देखिए, बाबर के जो पिता थे, ठीक है ना, कौन?
कौन थे? उमर शेख मिर्जा। ये तैमूर के खानदान से बिलोंग करते थे। तैमूर समझ रहे हैं ना, जो भारत को लूट के भाग गया था जी, ठीक है। तैमूर बहुत बहुत ही शक्तिशाली शासक था, वो लुटेरा था, शासक क्या था, एक तरह से लुटेरा था ही, ठीक है। और माता की ओर से चंगेज खां का 14वां शासक था, 14वां ये पीढ़ी था, ठीक है ना। चंगेज खां के 14 माता की ओर से, यानी कि उनकी जो माता थी वो चंगेज खां के खानदान से क्या करती थी, बिलोंग करती थी। अब देखिए चंगेज खां के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये मंगोलिया का शासक था, बहुत खतरनाक शासक था, एकदम बहुत शक्तिशाली शासक था, ठीक है ना। बहुत सारे देश दुनिया को क्या किया था, जीता था। इसके बारे में ना हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। अभी बस इतना समझिए कि बाबर का जो माता थी वो चंगेज खां के खानदान से बिलोंग करती थी, ठीक है ना। केमा पीढ़ी था बाबर, अपने माता की ओर से चंगेज खां का 14वां पीढ़ी था, और अपने बाप की ओर से तैमूर का कितना पीढ़ी था, 5वां पीढ़ी था। क्लियर है। अब देखिए कहता है कि बाबर के जो पिता थे उमर शेख, ठीक है ना, जब बाबर 13 साल का था ना, बाबर कितना साल का था, 13 साल का था, तब इनके पापा क्या हो गए थे, मर गए थे, ठीक है ना। उमर शेख की मृत्यु हो गई तब, जब ये कितना साल के थे, 13 साल के थे, कौन, बाबर, ठीक है। तो 13 साल के उम्र में अपनी दादी के सहयोग से, ठीक है, ये जो है अपने देश के तुर्किस्तान के क्या बने, गद्दी पे बैठे, माने वहां के इनको ये राजा बने, इनका राज्याभिषेक किया गया, इनकी मदद से, इनकी दादी के मदद से। लेकिन जो बाबर के जो अंकल थे, ठीक है ना, बाबर के जो अंकल थे किसी तरह से बाबर को हटा के, ठीक है ना, वो गद्दी पे बैठ गए। यानी कि जो बाबर के जो चचा जो थे, ठीक है ना, वो क्या किए, चचा अपने भतीजा को हटा दिए, खुद गद्दी पे बैठ गए। कहा जाता है कि बाबर जो है कुछ सालों तक जो है ना जंगल में निवास किया। जंगल में मतलब यहाँ वहां भटकते रहा, मतलब उसको ना 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होता था जब वो जंगल में भटकते रहता था। किसके डर से, अपने चाचा के डर से कि कहीं वो हमको मरवा न दे। देखिए हम बताए ना 13 साल की उम्र में वो शासक बन गया जी, ठीक है। 13 साल की उम्र में क्या बन गया, हाँ, शासक बन गया। तो उसको पास उतना दिमाग नहीं ना है कैसे हमको अपना एम्पायर को बचाना है, किस चीज का यूज करना है, ठीक है ना, वो नहीं जानते थे। तो उनके जो अंकल थे, ठीक है ना, इसी बात का फायदा उठा के वो क्या कर दिए, राजा बाबर को मरवाने का प्रयास किए। तो बाबर जो है किसी तरह बच निकलता है और वो खुद क्या करते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं। बाबर जब जंगल में भटकते रहता है तो उसको बहुत दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या बोले कि उसको 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नसीब नहीं होता है। तो बाबर जो है अपने जो उसका देश था, जो तुर्किस्तान जहां का वो शासक था, ठीक है ना, अब उसके जीतने का वो ख्याल अपने मन से निकाल लेता है और वो कहां 1504 ईस्वी में कहां जीतता है, कुछ सेना के साथ 1504 ईस्वी में काबुल को जीत लेता है, ठीक है। किसको जीता है, 1504 ईस्वी में बाबर जो है अपने कुछ सेना के टुकड़ी के साथ किसको जीत लेता है, अफगानिस्तान का जो भी राजधानी है काबुल, उसको जीत लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है 1504 में काबुल को जीतने के बाद बाबर जो है मिर्जा की उपाधि त्याग देता है। अभी हम जस्ट बताए थे ना कुछ देर पहले कि उमर शेख जो थे, बाबर के जो पिताजी थे, कौन, उमर शेख जी, ठीक है ना। उमर शेख अपना टाइटल लगाते थे मिर्जा, इनका कोई नाम नहीं था मिर्जा, ठीक है ना। ये बस क्या करते थे, एक टाइटल लगाते थे, ठीक है। जैसे अंबानी है ना, टाइटल है ना, मुकेश अंबानी एगो ब्रांड है, टाइटल है, ठीक है ना। उसी तरह से क्या है, मिर्जा क्या है, एगो टाइटल है, ठीक है ना जी। कोहली क्या है, टाइटल है। खान क्या है, टाइटल है, ठीक है ना। मुसलमान तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कोई खान लगाते हैं, कोई मोहम्मद लगाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा है। कोई ओवैसी क्या है, जहरुद्दीन ऐसे करके कुछ नाम है ना, उसका बहुत बड़ा नाम है, लास्ट में है ओवैसी, ठीक है ना। तो बहुत जो लोग धर्म जो रहते हैं वो सबका क्या है, अपना अपना टाइटल लगाते हैं। नहीं, जैसे भारत में जो है राजपूत लोग क्या लगाते हैं, सिंह लगाते हैं, मोस्टली सिंह लगाते हैं, जैसे ना चौहान लगाते हैं, ठीक है ना, गुर्जर लगाते हैं, बहुत सारा टाइटल होता है। उसी तरह से इनके पिता जो उमर शेख मिर्जा जो नाम था इनका, ये मिर्जा टाइटल था। तो 1504 ईस्वी में जब बाबर काबुल को जीता तो क्या है, मिर्जा की उपाधि का ये त्याग कर दिया, हटा दिया और एक नया उपाधि ग्रहण किया। क्या धारण क्या किया,
बादशाह की उपाधि धारण किया। बादशाह नहीं, बादशाह की उपाधि वो क्या किया, धारण किया, याद रखिएगा। अब देखिए 1504 ईस्वी में क्या किया, काबुल को जीता। 1504 के बाद ठीक है ना, अपना सेना में वृद्धि करते रहा, ठीक है ना। और अब जो है वो क्या किया कि भारत की ओर आगमन किया, भारत की मतलब भारत पे आक्रमण करने का योजना बनाया। देखिए अब जैसे आपको हम इसके पहले वाले क्लास में जब हिस्ट्री में पढ़ाए थे, किसके बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, कि भारत में जो है मुगल ये गुलाम वंश का उत्पत्ति कैसे हुआ था, है ना। इसके पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ ये भी बताए थे कि चौहान वंश का उदय कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ और गुलाम वंश का उदय कैसे हुआ, ठीक है। तो वहां जो थे क्या थे, ये संयोगिता के पिता कौन थे, जयचंद। जयचंद जो है क्या है, अफगान शासक को क्या करते हैं, पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए, ठीक है ना, पूरा सीक्रेट बता देता है उसका, ठीक है ना, कि क्या मतलब उसके सेना में क्या क्या कमजोरी है और पृथ्वीराज चौहान की क्या क्या कमजोरी है, जिसके कारण क्या है, मुहम्मद जो है कौन था, इब्राहिम लोदी नहीं, क्या है, मुहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो जयचंद गद्दार था, ठीक है ना, ये सब जानता है। लेकिन यहाँ भी वही हुआ, ठीक है, जब बाबर जो है, ठीक है, 1504 के बाद 1504 के बाद देखिए 1526 के पहले 4 बार भारत में आक्रमण किया, ठीक है ना, लेकिन हर बार लगभग वो हारवे किया, ठीक है। तो देखिए 15 तब वहां यहाँ के जो लोग थे, देखिए वही जयचंद जैसा क्या है, जयचंद जैसा ही ये लोग गद्दार लोग हैं, ठीक है ना, जो सत्ता के लालच के लिए कि क्या है, अफगान शासक बाबर को, ठीक है ना, भारत में बुलाया काहे के लिए, ताकि तुम उस समय कौन था, जब 1526 के जब पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें भारत का जो कौन था, जो हेड था, यानी कि जो शासक था यहाँ का दिल्ली सल्तनत का, वो था इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी। अब देखिए तो ये सब जो है दौलत खान, आलम खान और राणा सांगा क्या थे, एक राजपूत शासक थे। अब इसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। 1526 ईस्वी के पहले भारत में जो है बाबर 4 बार आक्रमण किया, लेकिन वो हर बार लगभग क्या हो जाता था, हार जाता था, ठीक है ना। 1524 ईस्वी में एक बार जीता था कौन, लाहौर क्षेत्र जीत लिया था, ठीक है। 1524 में क्या जीता था, लाहौर जीत लिया था, ठीक है ना। 1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो इसमें इब्राहिम लोदी की सेना बुरी तरह से हार गया, ठीक है ना। देखिए कहा गया ये 12,000 सेना, ठीक है ना। बाबर का जो कुल सैनिक थे वो मात्र 12,000 सैनिक थे। बाबर अपना पुस्तक जो है बाबरनामा, उसका आत्मकथा, वो अपने बारे में, ठीक है ना, पूरा उसमें लिखा है, किसमें, बाबरनामा में बाबर लिखा है कि क्या है कि ये पानीपत के युद्ध में उसके पास मात्र 12,000 सैनिक था और इब्राहिम लोदी के पास कितना सैनिक था, लाखों सैनिक था। इसीलिए 12,000 वर्सेस 1 लाख किए हैं, नहीं तो ना पता चलेगा कि 12,000 जो सैनिक था 1 लाख सैनिक को क्या किया, हरा दिया। देखिए पानीपत का जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, ये भारत के ही कुछ गद्दार लोगों के कारण हुआ था, ठीक है ना। न ये लोग गद्दारी करता, न बाबर भारत आता और ना ही यहाँ मुगल वंश का स्थापना होता और ना ही यहाँ मुगल वंश लगभग 300 साल तक राज करता। देखिए यहाँ समझिए ध्यान से। दौलत खान जो था उस समय लाहौर का शासक था। 1526 का पहले का बात बता रहे हैं। दौलत खान क्या था, लाहौर का शासक, यानी कि वहां का गवर्नर था दौलत खान। आलम खान जो था वो लोदी का अंकल था और राणा सांगा जो थे वो मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के सम्राट थे, मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के शासक थे, ठीक है। दौलत खान क्या चाहता था कि दौलत खान जो है इब्राहिम लोदी की जो स्वाधीनता है वो स्वीकार नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि लाहौर क्या है, एक स्वतंत्र राज्य रहे और यह मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन न हो। समझ में आया। आलम खान जो उसका लोदी का जो अंकल था, इब्राहिम लोदी का जो अंकल था, वो चाहता था कि किसी भी तरह से हम इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दे और खुद क्या है दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाए, ठीक है। और राणा सांगा बताइए राजपूत हो के वो गद्दारी किए थे, हालांकि बहुत ताकतवर शासक थे, लेकिन यहाँ पे ये गद्दारी किए। जैसे जयचंद मुहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध खड़ा कर दिया, उसी तरह से राणा सांगा
बाबर को इब्राहिम लोदी के सामने खड़ा कर दिए थे। समझ में आया? ये तीनों जो है, दौलत खान, राणा सांगा और आलम खान, ये तीनों जो है बाबर को क्या है, न्योता देते हैं, ठीक है ना, कि तुम किसी तरह से, चूंकि बाबर क्या है, अफगानिस्तान के काबुल को जीता था, है ना, वहां के जो है राजधानी जो अफगानिस्तान का है काबुल, उसको जीता था। तो ये लोग जो है बाबर को न्योता देते हैं कि तुम भारत में आओ, भारत में आके लोदी पे आक्रमण करो और उस दिल्ली सल्तनत को जो है किसी तरह से बचाओ, ठीक है। इसमें देखिए तीनों का फायदा था ना। दौलत खान क्या सोच रहा था कि मेरा लाहौर जो है स्वतंत्र बना रहे, स्वतंत्र जो क्षेत्र है वो बना रहे, ठीक है ना, हमें अपना एरिया का इंडिपेंडेंट राजा रहे, है ना। आलम खान क्या सोच रहा था, लोदी का जो अंकल था, कि हम दिल्ली सल्तनत का राजा बने। यही वाला सपना राणा सांगा भी देख रहे थे कि ये जानते थे कि क्या है, तैमूर जैसे आया था लूट उठ के चला गया भारत को, उसी तरह से क्या है बाबर भी आएगा, ये क्या इब्राहिम लोदी को हराएगा, उसका जो खजाना है वो लूट के फिर क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बाबर आया 1526 ईस्वी के पानीपत के युद्ध में, जब इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है, 12,000 सैनिक से 1 लाख सैनिक को जब हरा दिया, ठीक है, तो वो यहाँ अस्थायी हो गया। अस्थायी माने अब भारत में ही रहने लगा और दिल्ली सल्तनत का तो राजा बन ही गया, ठीक है ना। जब इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के राजा था, उसको हरा दिया, तो क्या है, बाबर जो है दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया, ठीक है। और यहीं पे वो क्या करने लगा, राज करने लगा और अपना जो मुगल जो साम्राज्य है उसका नींव रखा, ठीक है ना। मुगल डायनेस्टी का जो बीज है बाबर ही बोता है यहाँ, ठीक है ना। यानी कि जो नींव है मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का, कौन रखा, बाबर रखा। इसीलिए इसको मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए पानीपत के युद्ध में बाबर जो है पहला बार तोप का यूज किया था, ऐसी थोड़ी जीत गया। 12,000 सैनिक से 1,000 सैनिक कैसे हार जाएगा जी, कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर जो है तोप का प्रयोग किया। तोप के प्रयोग करने से जो इब्राहिम लोदी के जो हाथी, जो इब्राहिम लोदी के सैनिक में जो हाथी थे, ठीक है ना, जो हाथी पे जो सवारी करके आ रहे थे, ठीक है ना, लड़ने, ठीक है ना, तोप के आवाज सुन के, ठीक है ना, उसके गर्जना से, ठीक है ना, बहुत सारे हाथी लोग पागल हो गया, ठीक है। और वो अपने ही सेना को क्या करने लगा, कुचलने लगा, जिससे इब्राहिम लोदी के सेना में क्या हो गया, भगदड़ मच गया पूरा। और क्या है, इब्राहिम बाबर जो है 12,000 सैनिकों को एक ही साथ आक्रमण करने का क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया, आदेश दे दिया, जिससे जो है एकदम इब्राहिम लोदी के सैनिक को, बाबर के सैनिक एकदम त्राही कर दिया, ठीक है ना, एकदम मार काट के एकदम सही कर दिया, ठीक है। और इस तरह से बाबर जो है 1526 ईस्वी का पानीपत का युद्ध जीत लेता है। अभी हम क्या बताएं कि खानवा का युद्ध, देखिए अब राणा सांगा के तो सपना पर पानी फिर गया। ये क्या सोचे थे कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोदी के खजाना लूटेगा, भाग जाएगा, तो क्या करेगा, हम क्या है, हम लोग राजपूत शासक मिलके, राजपूत जो लोग हैं, राजपूत शासक सभी मिलके दिल्ली सल्तनत का हम राजा बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका तो सपना पे पानी फिर गया। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा के युद्ध, ठीक है ना, राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को। कब खानवा का युद्ध कब होता है, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किसके किसके बीच में होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है। अब राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, तो राणा सांगा का बुरी तरह से हार हुआ, एकदम चौपट कर दिया, तुरंत एकदम हरा दिया इसका बाबर का सेना, राणा सांगा के सेना को। क्यों हरा दिया, क्योंकि बाबर के पास क्या था जी, तोप था, अभी ना बताए। अब तोप के सामने घुड़सवार लाइएगा, हाथी पे सवार होके आइएगा, एक तोप मारेगा, के घोड़ा उड़िया जाएगा, कोई ठीक है, ठीक है, ऐसे युद्ध जीतेगा। अंग्रेज ऐसे थोड़े जीत गया सब, उस सबके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला बंदूक था, हम लोग के पास क्या था, तीर कमान तलवार भाला, उस सबसे जीतेंगे, आए बताइए। उसी तरह से क्या है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गया। क्यों, क्योंकि इस युद्ध में भी बाबर जो है तोप का प्रयोग किया। अब देखिए इसके बाद जो है
बाबर जो है चंदेरी का युद्ध लड़ता है। चंदेरी के युद्ध में भी विजय पाता है कब? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, ठीक है ना। कब? चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ता है, ठीक है। और बाबर अपने जीवन का आखिरी युद्ध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है ये कंपटीशन में, कि बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध क्या था, तो कौन सा था? तो बाबर के जीवन का अंतिम जो युद्ध था वो घाघरा का युद्ध था, ठीक है ना। कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को। ये जो युद्ध था, घाघरा का युद्ध, ये बिहार और बंगाल में का जो प्रांत था वो बाबर के अधीन आ गया था। यानी कि ये घाघरा का जो युद्ध था, इसे बिहार और बंगाल का क्षेत्र पर बाबर का क्या हो गया था? अधिकार हो गया था, कब्जा हो गया था, ठीक है। बाबर मरता कैसे है? देखिए बाबर की मृत्यु कब पता है? 1530 ईस्वी को। देखिए आखिरी युद्ध है 6 मई 1529 ईस्वी को ही बाबर क्या था? घाघरा का युद्ध लड़ा था, और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को ये मर गया, ठीक है ना। 48 वर्ष की उम्र में मर जाता है, ठीक है ना। कितना वर्ष की उम्र में मर जाता है? 48 वर्ष के आयु में मर जाता है। अब देखिए इसका मरने का भी कहानी ना बहुत रोचक है। बाबर जो है अपना पुत्र हुमायूं से बहुत प्यार करता था। ऐसे भी कोई बाप जो है ना बड़का बेटा से सबसे ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। चाहे उसको कितनों मारे, कितनों गलियाए, लेकिन सबसे ज्यादा मानता है वो किसको? बड़का ही बेटा को मानता है, ठीक है ना। ये बात सच है, ठीक है। तो किसी माता के लिए सबसे प्यारा कौन रहता है? छोटका बेटा, ठीक है ना। चाहे वो कैसा भी रहे उसके लिए छोट के प्यारा रहता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है 1530 ईस्वी में 48 वर्ष की आयु में जब बाबर मर गया, इसका एक बहुत ही रोचक हिस्सा है कि हुमायूं को एक बार बहुत जोर से तबीयत खराब हो जाता है। मतलब बहुत कोई भी वैद्य, हकीम, दवा दारू उस काम ही नहीं करता है। तब उसका जो एक पीर था, फिर पीर माने समझते हैं, मतलब गुरु, ठीक है ना। वो कहते हैं कि अब क्या है, दवा दारू से अब कुछ नहीं हो सकता है। अब इसके लिए अब जो है ये हुमायूं अगर दुआ ही से ठीक हो सकता है, ठीक है ना। अब इसको क्या है, दुआ ही काम आ सकता है, दवा से अब ये ठीक नहीं हो सकता, औषधि से ये ठीक नहीं हो सकता। अब इसके लिए दुआ की जरूरत है। तब बाबर जो है क्या है, अपना अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह आप, ठीक है ना, आप हुमायूं को ठीक कर दो और उसके बदले में मेरी जान ले लो, ठीक है ना। तो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, इतिहासकार लिखते हैं, ठीक है ना, कि जैसे जैसे ठीक है ना, उसी दिन से जो है बाबर क्या होता है, उसके अगले दिन से जो है बाबर का जो है तबीयत खराब होने लगता है, ठीक है ना। और जो हुमायूं है उसका जो है तबीयत में सुधार होने लगता है। यानी कि जैसे जैसे हुमायूं के तबीयत में सुधार होता है वैसे वैसे बाबर का जो तबीयत है वो और बिगड़ते चला जाता है। और एक बार जब पूरा हुमायूं पूरा तरह से ठीक हो जाता है तो बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम आज क्या समझे कि मुगल साम्राज्य के स्थापना, मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है बाबर, इसके बारे में समझे। देखिए मुगल एम्पायर में, ठीक है ना, बाबर स्थापित किया। बाबर के बाद क्या आएगा, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। ये 7 गो लोग थे जो लगभग भारत में लगभग 300 साल तक राज किए, ठीक है। तो अब यह हम सातों एक ही वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबा ना हो जाएगा, इसलिए सातों का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज बाबर के बारे में बताया है, अगला जो हम लोग बताएंगे वो किसके बारे में बताएंगे, हुमायूं के बारे में। हुमायूं जो है कैसे रूल किया, उसका साम्राज्य कहां तक फैला, ठीक है ना, उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।